नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 के लिए आइटोलिजुमैब टीके के सीमित आपात इस्तेमाल की दी मंजूरी। सामान्य से गंभीर लक्षणों वाले रोगियों पर इस्तेमाल किया जाएगा टीका। एम्स ऋषिकेश में कोरोना वायरस संक्रमितों का रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 82%। अस्पताल में केवल 20 एक्टिव केस। चंपावत जिले में 6 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। भारतीय क्रिकेट टीम इस साल दिसंबर में जाएगी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए होगा मुकाबला। भारतीय टीम को गुजरना होगा जरूरी क्वारंटीन प्रक्रिया से। और चमोली जिले में मोथूगाढ़ नदी को किया जा रहा रिचार्ज। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण और गैरसैंण क्षेत्र में की जाएगी पेयजल आपूर्ति। अब समाचार विस्तार से। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 के सामान्य से गंभीर लक्षणों वाले रोगियों के लिए मामले में आइटोलिजुमैब टीके के सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। क्लिनिकल जांच में संतोषजनक नतीजे प्राप्त होने के बाद इस औषधि के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। सामान्य से गंभीर त्वचा रोगियों के उपचार के लिए पहले से ही आइटोलिजुमैब टीके के इस्तेमाल की अनुमति मिली हुई है। एम्स ऋषिकेश में कोविड मरीजों की रिकवरी रेट बढ़कर 82% हो गया है। अब यहां केवल 20 एक्टिव केस ही रह गए हैं। इनमें से कोई भी मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है। एम्स में कोविड के नोडल अधिकारी डॉक्टर मधुर उनियाल ने बताया कि अस्पताल में विभिन्न क्षेत्रों से इलाज को पहुंचे 163 कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों में से 133 की रिकवरी हो चुकी है। आपको बता दें कि जून के दूसरे सप्ताह में कोविड सैंपलों की जांच के लिए एम्स में एक नई मशीन इंस्टॉल की गई थी। इससे कोविड सैंपलिंग की गति तेज हो गई है, जिससे रिपोर्ट अब 24 घंटे में प्राप्त हो जाती है। अब तक 163 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का इलाज हुआ है। इनमें से 133 पेशेंट की रिकवरी हुई है, जो कि 82% और वो भी सीरियस पेशेंट्स में एक बहुत अच्छा नंबर है। हमारे पास इस समय सिर्फ मात्र 20 एक्टिव पेशेंट्स हैं और आईसीयू में 6 मरीज हैं, लेकिन कोई भी वेंटिलेटर पर नहीं है। जो रिकवरी के पेशेंट्स हैं ये उत्तराखंड के नहीं अपितु आसपास के एरियाज के भी हैं। 107 उत्तराखंड के मरीज हमारे यहाँ से रिकवर होकर जा चुके हैं और 29 यानी कि 29 अन्य प्रदेशों के हैं जो रिकवर हो चुके हैं। उधर चंपावत जिले के टनकपुर में 6 लोगों की कोरोना सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें एक महिला भी शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इन सभी लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ट्रॉमा सेंटर में आइसोलेट कर दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम इस साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसकी पुष्टि कर दी है। भारतीय क्रिकेट टीम दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए दोनों टीमों के बीच मुकाबला होगा। भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को डिफेंड करने के लिए मैदान में उतरेगी। कोरोना महामारी के कारण टीम को जरूरी क्वारंटीन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस संबंध में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि वो चाहेंगे कि टीम का क्वारंटीन पीरियड कम समय के लिए हो। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर के विश्वविद्यालयों में परीक्षा कराने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। ये प्रक्रिया गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सुरक्षा, निष्पक्षता और समान अवसर के मानदंड शामिल किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस वर्ष 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों में सभी टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिश्रित पद्धति से आयोजित की जाएंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि अगर कोई विद्यार्थी अंतिम वर्ष की इन परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएगा तो उसे बाद में एक अवसर और दिया जाएगा।
रिस्पना और कोसी नदियों के बाद अब चमोली जिले में मोथूगाढ़ नदी को रिचार्ज किया जा रहा है। इस नदी के जरिए ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण सहित गैरसैंण क्षेत्र को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। मोथूगाढ़ नदी को रिचार्ज करने के लिए जिला प्रशासन ने 12 रिचार्ज जोन बनाए हैं और नोडल अधिकारियों को इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देने की योजना है, जिसमें स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाएगा। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि मोथूगाढ़ नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जीपीएस सिस्टम के तहत बड़े स्तर पर प्लान तैयार किया गया है। ये हमारा यहाँ पे मोथूगाढ़ रिवर बहती है गैरसैंण ब्लॉक से होते हुए, तो उसको हम लोगों ने रिवर रिजुविनेशन में रखा था और पिछले साल से यहाँ पे काम भी शुरू हो गया और उसका पूरा प्लान बनाया जा चुका है। पूरे एरिया को, कैचमेंट एरिया को 12 रिचार्ज जोन्स में डिवाइड किया गया है और उसके लिए नोडल अधिकारी भी तैनात कर दिए गए हैं और साथ में उसका जीआईएस मैपिंग करके कहाँ पे हमें इन्फिल्ट्रेशन टैंक्स बनाने हैं, कहाँ पे हमें चेक डैम्स बनाने हैं, कहाँ पे एफॉरेस्टेशन करना है, इसका पूरा प्लान भी हो चुका है और प्लान के अनुसार कई सारे विभागों ने वहाँ पे काम भी शुरू कर दिया। मोथूगाढ़ नदी पुनर्जीवन परियोजना के तहत चौराखाल, दूधा तोली, कुडिया बगड़ और मूसा का कोठा आरक्षित रिजर्व जोन है। देवधार, देवाली खाल, घडियाल खाल, हिमवाल घाट, परवारी, नंदा देवी और सिलकोट अनारक्षित रिजर्व जोन है। इन सभी क्षेत्रों को रिचार्ज करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। स्थानीय लोग इस परियोजना को लेकर उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इससे क्षेत्र के खेतों को भी फायदा होगा और पर्यावरण को भी। नदियाँ भारतीय जो हमारे वैदिक काल से नदियाँ पूजनीय रही हैं और नदी ही जीवन है। कोई भी सभ्यता अगर कहीं विकसित हुई तो नदी के आसपास हुई है और सरकार की मोथूगाढ़ को जो पुनर्जीवन, नवजीवन देने का कार्य है, सराहनीय है। इस पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर स्रोतों को रिचार्ज करने, जैसे रिस्पना की तर्ज पे मोथूगाढ़, उससे भी शायद ये बड़ा प्रोजेक्ट है। और मोथूगाढ़ लाइफ लाइन है। नदियाँ हमारी चाहे कृषि के लिए हो, पर्यावरण के लिए हो, जीव जंतुओं के लिए हो, सभ्यता के लिए हो, और ये सराहनीय प्रयास अगर सरकार करे तो वो साधुवाद के पात्र है। ये एक बहुत अच्छी पहल की गई है और इससे क्षेत्र का पर्यावरण सुधरेगा और इसके दोनों तरफ यदि वृक्षारोपण कर दिया जाता है तो एक हरी चुनर बढ़ेगी। इससे भूमि कटाव रुकेगा और नदी ये मोथूगाढ़ सदा नीरा बनेगी, जिससे कि सिंचाई और पेयजल तथा मतलब अन्य सुविधाएं, इससे जितने भी नदी से लाभ होते हैं वो लाभ इस पूरे कैचमेंट को मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा प्रयास होगा। मानव वन्यजीव संघर्ष पर नियंत्रण के लिए रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग ने रैपिड रिस्पांस कंट्रोल रूम और टीम का गठन किया है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ हिमांशु बंगारी ने बताया कि मानव और वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ग्रामीण इलाकों में कई बार जंगली जानवर मवेशियों पर हमला करते हैं। ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए रैपिड रिस्पांस कंट्रोल रूम के साथ ही रैपिड रिस्पांस टीम भी बनाई गई है। कंट्रोल रूम में शिकायत करने पर टीम जल्द से जल्द मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी। तराई पश्चिम वन प्रभाग वन्यजीव बहुल क्षेत्र है और ये आबादी से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर मानव वन्यजीव संघर्ष की भी घटनाएं आमूमन होती रहती हैं। तो इन घटनाओं में यूजुअली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कितने जल्दी वहाँ पहुँचा जाए और जो भी आवश्यकता होती है कार्रवाई की जाए। तो इस चीज़ को डिले को कम करने के लिए हमारे द्वारा एक रैपिड रिस्पांस कंट्रोल रूम बनाया गया है डिवीज़न में, और साथ ही एक रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है। तो किसी को भी अगर सूचना देनी होगी तो रैपिड रिस्पांस कंट्रोल रूम में सूचना हमें दे सकता है और वो जो कंट्रोल रूम है वो रैपिड रिस्पांस टीम को सूचित करेगा और उसके बाद वहाँ पर टीम जो कार्रवाई करेगी। पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, ये बात साबित की है बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील की ग्रामीण महिलाओं ने। दिन भर खेती बाड़ी और घर के काम निपटाने के बाद ये महिलाएं शाम का वक्त साक्षर होने में बिताती हैं। आर्थिक स्थिति, घरेलू जिम्मेदारियां और दूसरी वजहों से इन महिलाओं का बचपन स्कूल से दूर बीता, लेकिन अब इन्हें अक्षर ज्ञान की अहमियत समझ आ रही है। अब जाइए हम बाप खेत नहीं भाई हम अब नहीं जाइए हम बढ़िया दगड़वा पिछाड़ी लौटनो नहीं भाई हम आप पसाण आई भाई हम आप समझ नहीं पिछाड़ में आई ना जब भाई साहब सिखा फिर आप नाम लिखण सीखो तुम अंगूठा की लटे सा जती तती तुम नाम लिखण सीखो। हमको आप हौसला बढ़ाओ की
पढ़ाई इसलिए नहीं कि बचपन में शादी हो गई थी, पहले इतना पढ़ाई कहाँ होती है, फिर पहले इतना था ही नहीं स्कूल का, बस ऐसे ही शादी आती हो गई थी। फिर खेती बाड़ी करी, अंगूठा लगाते थे, तब इसलिए ध्यान आया कि हमने पढ़ा होता तो दस्तखत करते। रेड क्रॉस से जुड़े युवा प्रमोद जोशी ग्रामीण महिलाओं को साक्षर बनाने के अभियान में जुटे हैं। हर रोज शाम को छठिया और वज्यूला गांव की 12 महिलाओं को वो पढ़ाते हैं। 35 से लेकर 60 साल की महिलाएं उनकी छात्राएं हैं। घर का आंगन ही इनका क्लासरूम है। उनकी कोशिश से अब तक 5 बुजुर्ग महिलाएं अपना नाम लिखना सीख चुकी हैं। छठिया गांव में राशन वितरण का कार्यक्रम रखा तो वहां पर देखा कि बहुत सारी महिलाएं जो है अंगूठा लगा रही हैं। तो जब हमने उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि आप लोगों को लिखना क्यों नहीं आता, कि आप स्कूल नहीं गए, तो उनने अपने निजी कारण बताए। तो हमने फिर अपना ये प्रस्ताव रखा उनके समक्ष कि हम आपको सिखाएंगे, आप अपनी हामी भर दीजिए। तो उनने शाम का समय हमें बताया। तो अब हम नित्य प्रतिदिन शाम के समय आ रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं, और खुशी इस बात की है कि वो लोग सीख भी रहे हैं। प्रदेश के कई युवा कृषि क्षेत्र के जरिए स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले के बासपुर के यतिन सिंगल भी उन्हीं में से एक हैं। यतिन ने पारंपरिक खेती की बजाय ड्रैगन फ्रूट की खेती को चुना। यतिन का कहना है कि शुरुआत में उन्होंने 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की। 1 एकड़ क्षेत्रफल में 500 पिलर लगाए गए और हर पिलर पर 4 पौधे लगाए गए हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती की लागत करीब 5 लाख रुपए है और उत्पादन 2 साल में ही शुरू हो जाता है। 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती से 5 लाख तक की आमदनी हो सकती है। इसका एक फ़ायदा ये भी नज़र आता है कि हाँ, इसकी जो है लाइफ काफ़ी है। तो एक बार इन्वेस्टमेंट है इसमें लगभग 5 लाख की पर एकड़, और उसके बाद इसकी लाइफ जो है 25 साल की है प्लांट की। तो इसमें मेरे को और जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसके कंपैरिजन में मेरे को ये जो है बेटर प्रोस्पेक्ट लगा। इसकी जो है मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है प्लांट की। जो ये फ्रूट की ड्रैगन फ्रूट में जो है कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है, और ये इसमें कोलेस्ट्रॉल लो करने के भी इसमें एजेंट्स हैं, और हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है ये। यतिन क्षेत्र के दूसरे किसानों को ड्रैगन फल की व्यावसायिक खेती के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने क्षेत्रीय किसानों को इसके लिए सैंपल के तौर पर पौधे भी दिए हैं। वहीं जिला उद्यान अधिकारी हरीश तिवारी का कहना है कि पारंपरिक खेती के अलावा नई तरह की खेती करने से किसानों की आजीविका बढ़ेगी। इसी के देखते हुए हमारे जो जनपद के या अन्य विकास खंड जो हमारे जनपद के हैं, उनके यदि कृषक हमारे से इससे जुड़ते हैं, ड्रैगन फ्रूट को उगाने का कार्य करते हैं, इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और जो हमारी परंपरागत खेती और कृषि है उससे हटकर लोग इनोवेटिव करेंगे तो उनकी आजीविका संवर्धन होगा, कम एरिया में अधिक पैसा प्राप्त कर सकते हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट में स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए किसान ग्राहक मंडी की शुरुआत की गई है। हर रविवार को लगने वाले इस मंडी के कारण ग्राहक और विक्रेता में सीधा संपर्क हो पा रहा है और बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म हो गई है। इससे उन सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को भी फायदा हो रहा है जिन्हें पहले बाजार नहीं मिल पाता था। किसान ग्राहक मंडी में ताज़े फल और सब्जियां मिलने से ग्राहक भी खुश हैं। सारथी ग्रुप के द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और जो मंडी के लोग यहाँ सामान बेचने आए हैं और जो हम खरीदार लोग हैं, इससे हमको अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है और लोगों को भी घर में रोजगार करने का मौका ज़्यादा मिल रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है। सभी जनता इससे बहुत खुश है। हम मेहनत करते हैं और अपनी सब्जी बोते हैं, बहुत मेहनत लगती है। दुकानों में ले जाते हैं, आधा रेट में लेते हैं वो, अपने हाथ से हम फुल रेट में अपनी सब्जी बेचते हैं क्योंकि ग्राहकों को भी ये ना लगे कि बहुत मतलब महंगा बेच रहे हैं करके, और हमें भी अच्छा लगता है, अपनी मेहनत का हमें मिल जाता है। स्थानीय युवाओं के एक समूह ने आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर किसान ग्राहक मंडी की शुरुआत की। उनका मकसद लॉकडाउन के दौरान घर लौटे प्रवासियों और स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है। आत्मनिर्भर भारत के तहत लोगों को जोड़ना, वह हर कोई व्यक्ति अपने अपने चीजों को मार्केट उपलब्ध करवाए, इस उद्देश्य से किसान ग्राहक मंडी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें नेपाल सीमा से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ आसपास के सभी क्षेत्रों के किसान अपने उत्पाद लेके आ रहे हैं, जिन्हें क्षेत्रीय जनता द्वारा काफ़ी सराहा जा रहा है। इसमें मुख्य बात यह है कि इसमें किसान को एक उचित मार्केट उपलब्ध हो पा रही है।
इसमें बिचौलियों का कोई रोल नहीं है। वहीं कोविड-19 महामारी के बीच हरिद्वार में कुछ युवा स्वच्छता मुहिम में जुटे हैं। स्पर्श गंगा संस्था की ओर से हर रविवार गंगा घाटों की सफाई करते हैं, साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी करते हैं। इन युवाओं का कहना है कि देश हित में स्वच्छता अभियान लगातार चलाना जरूरी है और इसमें हर देशवासी को योगदान करना चाहिए। प्रत्येक रविवार हम ज्वालापुर में हर घाट पे जाके साफ़ सफाई करते हैं और आज हमारे मतलब हर बार की तरह इस बार भी लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि गंगा जी में कूड़ा ना करें, गंदगी ना फेंकें घाटों पे और साफ़ सफाई रखें। स्वच्छता अभियान भी हमारे राष्ट्र हित में है और भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो राष्ट्र हित में कार्य करे, इसलिए हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आज हम संत रविदास घाट ज्वालापुर पर हैं और स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। सभी बच्चों ने मास्क लगाया है और हम पहले सैनिटाइज कराते हैं, उसके बाद हम फिर दोबारा सैनिटाइज कराते हैं सबको। और आजकल जॉन्डिस चल रहा है और कोरोना महामारी बहुत चल रही है, इसलिए हम सबको ये संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा नहीं कि अपने घर तो अपना घर और अपने घर के बाहर का एरिया साफ़ रखें। तो अपने गाँव से अपने घर से ही पहले शुरुआत करें, उसके बाद देश साफ़ होगा। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 के लिए आइटोलिजुमैब टीके के सीमित आपात इस्तेमाल की दी मंजूरी। सामान्य से गंभीर लक्षणों वाले रोगियों पर इस्तेमाल किया जाएगा टीका। एम्स ऋषिकेश में कोरोना वायरस संक्रमितों का रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 82%। अस्पताल में केवल 20 एक्टिव केस। चंपावत जिले में 6 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। भारतीय क्रिकेट टीम इस साल दिसंबर में जाएगी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए होगा मुकाबला। भारतीय टीम को गुजरना होगा जरूरी क्वारंटीन प्रक्रिया से। और चमोली जिले में मोथूगाढ़ नदी को किया जा रहा रिचार्ज। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण और गैरसैंण क्षेत्र में की जाएगी पेयजल आपूर्ति। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।